तो दोस्तों थेरीफर एक तरह से 3 जो कि एक तरह से जिसका इंतज़ार हमें बहुत दिनों से था, फाइनली वो रिलीज़ कर दी गई है और लोगों के द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। ये एक हॉरर मूवी, एक तरह से थ्रिलर मूवी एक तरह से है और साथ ही साथ ये क्राइम मूवी भी एक तरह से आपको एक तरह से टाइप की हमें देखने को मिली है। और मेन बात ये है दोस्तों, इसका मूवी का जो बजट है वो महज़ 2 मिलियन का है और उसके अंदर इसने 5.6 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टेरिफायर 3 एक 2024 की अमेरिकी क्रिसमस अलौकिक स्लेशर फिल्म है जिसे डेमियन लियोन ने लिखा और निर्देशित किया है और इसमें लॉरेन लावेरा, डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन, इलियट फुलम, सामंथा स्कैफिडी, एंटोनेला रोज, मार्गरेट एनी फ्लोरेंस और ब्रायस जॉनसन ने अभिनय किया है। क्रिसमस से पहले के दिनों में कहानी सिएना शॉ का अनुसरण करती है क्योंकि वह अपने जीवन को फिर से बनाने का प्रयास करती है। उसी समय आर्ट द क्लाउन अपने नए साथी, एक प्रेतग्रस्त विक्टोरिया हेयस के साथ उसका पीछा कर रहा है। यह टेरिफायर 2, 2022 का सीक्वल है और टेरिफायर फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त है। टेरिफायर 2 की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद लियोन ने तीसरी फिल्म के लिए लेखन शुरू किया, जिसमें व्यापक कथा की योजना थी। लियोन विक्टोरिया को ज्यादा प्रमुखता से दिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पहली फिल्म में किरदार को कम विकसित छोड़ने का पछतावा था। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2024 में $2 मिलियन के बजट पर शुरू हुई और अप्रैल में पूरी हो गई। टेरिफायर 3 का प्रीमियर 19 सितंबर 2024 को ऑस्टिन, टेक्सास में फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ और 11 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने 42.6 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो फ्रेंचाइजी की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक: सिएना शॉ द्वारा सिर काटे जाने के बाद आर्ट द क्लाउन का सिर रहित शरीर घटना पर प्रतिक्रिया करने वाले एक पुलिस वाले को मार देता है और शरण में चला जाता है, जहां उत्तरजीवी विक्टोरिया हेयस, जो अब लिटिल पेल गर्ल के कब्जे में है, ने अभी-अभी उसके सिर को जन्म दिया है। वे एक परित्यक्त घर में भागने से पहले एक नर्स और एक गार्ड को मार देते हैं। विक्टोरिया अपना चेहरा बाथरूम के शीशे से टकराती है, टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपनी कलाई काटती है, बाथटब में हाइबरनेशन में चली जाती है, जबकि आर्ट अटारी में एक रॉकिंग चेयर पर बैठता है। दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। 5 साल बाद सिएना को मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से रिहा कर दिया जाता है और वह अपनी मौसी जेस के साथ रहती है, जो अपने पति ग्रेग और उनकी बेटी गैबी के साथ रहती है, जो सिएना को अपना आदर्श मानती है, लेकिन उसे उन घटनाओं का कोई ज्ञान नहीं है जो उसने झेली थी। सिएना उत्तरजीवी अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अक्सर अपनी मृतक सबसे अच्छी दोस्त ब्रुक के भ्रम होते हैं, जिसकी मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती है। वह अपने छोटे भाई जोनाथन के साथ फिर से जुड़ने के लिए संघर्ष करती है, जो अब कॉलेज में है और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आर्ट और विक्टोरिया अपनी नींद से जाग जाते हैं जब घर में 2 तोड़फोड़ करने वाले कर्मचारी उन पर ठोकर खाते हैं। दोनों कर्मचारियों को मार देते हैं और विक्टोरिया एक पोशाक पर काम करना शुरू कर देती है, जबकि आर्ट एक और हत्या की होड़ में निकल जाता है। आर्ट एक बार में सांता क्लॉज के एक प्रतिरूपणकर्ता से मिलता है। इसके बाद आर्ट एक स्थानीय शॉपिंग मॉल में सांता का रूप धारण कर लेता है और उपहार के रूप में प्रच्छन्न विस्फोटकों का उपयोग करके बच्चों सहित कई खरीदारों को मार डालता है। सिएना को लगता है कि उसने विस्फोट से पहले मॉल में आर्ट को भेष बदलकर देखा था, लेकिन वह अपने परिवार को नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे खुद भी नहीं पता कि यह केवल एक भ्रम था या नहीं। सिएना जोनाथन से उसके विश्वविद्यालय में मिलने जाती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन के रूममेट कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया से होती है, जो एक सच्चे अपराध पॉडकास्ट की मेजबानी करती है। मिया माइल्स काउंटी नरसंहार के बारे में एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए सिएना और जोनाथन पर दबाव डालती है,
लेकिन सिएना भड़क जाती है। सिएना जोनाथन के सामने कबूल करती है कि उसे लगता है कि आर्ट अभी भी जीवित है, और जोनाथन को वे पत्र दिखाती है जो उसने उसे मनोरोग अस्पताल में रहने के दौरान लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि विक्टोरिया जैसे मेजबान के जरिए राक्षसों का पुनर्जन्म हो सकता है। वह जोनाथन को यह भी बताती है कि वह अपने पिता की तलवार वापस पाने के लिए टेरिफियर प्रेतवाधित आकर्षण पर लौटने की योजना बना रही है। आर्ट विश्वविद्यालय पहुंचता है और शॉवर में सेक्स करते समय मिया और कोल को चेनसॉ से मार देता है। सिएना को समाचारों से मॉल में हुई हत्याओं के बारे में पता चलता है और वह घबरा जाती है। जोनाथन से कॉलेज से घर लौटने की मांग करती है और परिवार को चेतावनी देती है कि वे सुरक्षित नहीं है। ग्रेग जोनाथन को लेने के लिए निकल जाता है जबकि सिएना सो जाती है। वह सपने में देखती है कि उसके पिता द्वारा उसके लिए बनाए गए योद्धा पोशाक से कवच तैयार करने वाले स्वर्गदूत है। वह जागती है और नीचे जाती है और आर्ट तथा विक्टोरिया, जो अब जोकर की पोशाक में है, को ढूंढती है, और आर्ट उसे एक हथौड़े से मारकर अशक्त कर देता है। जैसे ही सिएना को होश आता है, वह ग्रेग के कटे हुए शरीर को दीवार पर पिन किए हुए देखती है। उसका सिर उनके क्रिसमस ट्री पर स्टार की तरह है और जेस को उसके सामने बांध दिया गया है। विक्टोरिया उन्हें चूहों द्वारा खाए जा रहे एक त्वचाहीन सिर को दिखाती है, उसे बताती है कि यह गैबी का है। आर्ट जेस को उसके मुंह में एक ट्यूब ठोंक कर मार देता है, चूहों को ब्लोटॉर्च से नीचे धकेलता है, फिर उसका गला काट देता है। आर्ट अचानक गैबी को बंधक बनाकर अंदर आता है और विक्टोरिया सिएना को बताती है कि सिर जोनाथन का है। विक्टोरिया सिएना के सिर पर कांटों का मुकुट रखती है और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह विरोध करती है और अपने द्वारा लपेटे गए क्रिसमस उपहार को खोलने में सफल हो जाती है। उसके अंदर से विक्टोरिया को उसके पिता की तलवार से मार देती है। सिएना विक्टोरिया का सिर काट देती है, जो बिखर जाती है। आर्ट अपने चेनसॉ से सिएना पर हमला करता है, लेकिन वह जीत जाती है। विक्टोरिया का खून फर्श से जलता हुआ नर्क में प्रवेश करता है। गैबी गिर जाती है और किनारे पर पकड़ बना लेती है। सिएना उसे बचाने के लिए आर्ट को पीछे छोड़ देती है, लेकिन गैबी तलवार के साथ खाई में गिर जाती है। आर्ट खिड़की से भागकर बस में भाग जाता है, जबकि सिएना गैबी को खोजने और बचाने की कसम खाती है। जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 18 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 61 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 38 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 76% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 59% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 26 स्लैंट मैगजीन के लिए लिखते हुए रोक्को टी. थॉम्पसन ने कहानी को आधा निर्मित बताया, लेकिन प्रमुख प्रदर्शनों और व्यावहारिक प्रभावों की प्रशंसा की। 39 थॉम्पसन ने विशेष रूप से स्कैफिडी के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। यह आश्चर्यजनक रूप से डरावनी विक्टोरिया हेयस है, जो फिल्म की खलनायिका MVP के रूप में उभरती है, जिसमें भारी आर्ट अक्सर उनके दृश्यों में दूसरे स्थान पर रहता है। इन सब के माध्यम से स्कैफिडी प्रोस्थेटिक्स के पाउंड के नीचे से बुराई की एक डरावनी भावना को प्रकट करता है। 3-9 थॉम्पसन ने यह भी नोट किया कि लावेरा ने अपने चित्रण में कथा में भावनात्मक तीव्रता लाई। 39 द ऑस्टिन क्रॉनिकल की समीक्षा में रिचर्ड व्हिटेकर ने फिल्म के निरंतर विश्व निर्माण, आर्ट चरित्र की अतिक्रमण। 41 जैक्सन ने कहा कि लावेरा ने सिएना शॉ के रूप में अपनी दूसरी भूमिका के साथ खुद को हॉरर के सबसे चमकीले नए सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया है। 41 इंडीवायर के लिए एक सकारात्मक समीक्षा में एलिसन फोरमैन ने स्क्रिप्ट को आत्मविश्वासपूर्ण और सहज बताया। 42 उन्होंने सिएना और विक्टोरिया दोनों के विकास की प्रशंसा की, बाद वाले को लियोन के गुप्त हथियार के रूप में वर्णित किया। फोरमैन ने कहा कि फिल्म दोनों पात्रों को कहानी का भरपूर साथ देती है। लॉरेन लावेरा,
जन्म 14 जून 1994। एक अमेरिकी अभिनेत्री, स्टंट कलाकार और मार्शल आर्टिस्ट है। उन्हें मुख्य रूप से कई हॉरर फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। लावेरा को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि फैंगोरिया चेनसॉ अवार्ड। लावेरा की पहली फिल्म परियोजनाओं में से एक एम. नाइट श्यामलन की 2016 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर स्प्लिट में अन्या टेलर-जॉय की बॉडी डबल बनना था। इसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट 2017 और विभिन्न लघु फिल्मों सहित टेलीविजन सीरीज में छोटे-छोटे अभिनय किए। इससे पहले डेमियन लियोन की स्लेशर फिल्मों टेरिफायर 2, 2022 और टेरिफायर 3, 2024 में संसाधनपूर्ण नायिका सिएना शॉ के रूप में उनकी सफल भूमिका थी। दोनों ही टेरिफायर फ्रेंचाइज की किस्तें हैं। प्रारंभिक जीवन। लावेरा का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। किसी समय उन्होंने इटली में अध्ययन किया और इतालवी भाषा में पारंगत हो गईं। 2. आजीविका। लावेरा ने एक अभिनेत्री और स्टंट वुमन के रूप में अपने करियर की शुरुआत स्प्लिट 2016, वेटलैंड्स 2017 और आयरन फिस्ट 2017 में डबल या छोटे भागों में की थी। लावेरा की पहली प्रमुख भूमिका सियाना शॉ के रूप में थी, जो एक किशोरी लड़की है जो 2022 की स्लेशर फिल्म टेरिफायर 2 में अलौकिक सीरियल किलर आर्ट द क्लाउन से लड़ती है, जिसमें डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन, इलियट फुलनाम, सारा वोइट, कैली हाइमन, केसी हार्टनेट और सामंथा स्काफिडी भी है। 3. फिल्म को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें लावेरा के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। IGN की समीक्षा में कहा गया है कि लावेरा अपने परिपंख वाले काल्पनिक कवच में सिएना के रूप में परिवार के लिए लड़ने वाली एक अंतिम लड़की के रूप में शासन करती है, अपने राक्षसों का सामना करती है और आर्ट के मजाकिया चेहरे पर खूनी युद्ध की चीखें चिल्लाती है। 4. जबकि पेस्ट के मैथ्यू जैक्सन ने लिखा 6, 7, 8। लावेरा अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई मॉब फिल्म नॉट फॉर नथिंग में दिखाई दी। 9 दिसंबर 2022 में लावेरा को एलेसा के रूप में लिया गया, जो एक गर्भवती महिला है, जिसके विरोधी पिता उसके पति के साथ उसके रिश्ते को अस्वीकार करते हैं, जो लैम की 2023 की हॉरर फिल्म द फेटस में जूलियन कर्टिस और बिल मोस्ले के साथ है। 11 फरवरी 2023 में ब्लडी डिस्गस्टिंग ने बताया कि लावेरा फेडेरिको जंपाग्लियोन द्वारा निर्देशित सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म द वेल में लिसा ग्रे के रूप में अभिनय करेंगी। 12 उन्होंने 2024 में फ्राइट फेस्ट में अपने यूके प्रीमियर में फिल्म प्रस्तुत की। 13 2023 में लावेरा शूडर की रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला द बॉलेट ब्रदर्स ड्रैगुला के 5वें सीजन में अतिथि न्यायाधीश के रूप में दिखाई दी। 14 2024 में लावेरा लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सीजन 4 के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका में दिखाई दी। अक्टूबर में वह फैंगोरिया चेनसॉ अवार्ड्स में एक प्रस्तुतकर्ता बनने के लिए भी तैयार है। 15 व्यक्तिगत जीवन। लावेरा ने 2014 में अपने पति से शादी की। 16 उनकी मुलाकात तब हुई जब वह यूरोप में यात्रा कर रही थी। 13 लावेरा तायक्वोंडो, कुन खमेर और वुशु में कुशल है। 17 फिल्मोग्राफी। फिल्म भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2016 विभाजित करना केसी कुक आन्या टेलर जॉय स्टंट डबल 18 13 2017 वेटलैंड्स बटरकप बटा पुशर 2019 क्लिंटन रोड कायला 2022 टेरिफायर 2 सिएना शॉ कुछ नहीं के लिए केली 2024 भ्रूण एलेसा अच्छी तरह से लिसा ग्रे 12 टेरिफायर 3 सिएना शॉ 19 चक का जीवन। टेलीविजन भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2017 आयरन फिस्ट सियारा एपिसोड ब्लैक टाइगर दिल चुराता है। 2020 मैकजाइवर खिलाड़ी एपिसोड सॉकर प्लस देसी प्लस मर्चेंट प्लस टाइटन। अन्यत्र से प्रेषित संदेश बरिस्ता एपिसोड पीटर द बॉय। क्रिसमस का स्वाद एरिएला कैंसियो टेलीविजन फिल्म। 2024 कानून और व्यवस्था।
संगठित अपराध हेडी मॉरिस एपिसोड बियॉन्ड द सी ओरिजिनल सिन गालना। डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन ने आर्ट द क्लाउन की अपनी भूमिका दोहराई। डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन आर्ट द क्लाउन के रूप में, लॉरेन लावेरा, सिएना शॉ, जोनाथन की बड़ी बहन और जिसने पिछली फिल्म में आर्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया था, युवा सिएना के रूप में लुसियाना एलिसा क्विनोनेज, इलियट फुलम, जोनाथन शॉ, सिएना का छोटा भाई जो अब कॉलेज में है, सामंथा स्काफिडी, विक्टोरिया हेयस, तारा हेयस की बड़ी बहन और पहली फिल्म की घटनाओं में जीवित बची एकमात्र लड़की, जो लिटिल पेल गर्ल के कब्जे में आ जाती है और आर्ट की अपराध में भागीदार बन जाती है, मार्गरेट एनी फ्लोरेंस, जेस शॉ, सिएना और जोनाथन की चाची के रूप में जो उनकी मां बारबरा की बड़ी बहन है, ब्राइस जॉनसन, ग्रेग शॉ, जेस के पति और गैबी के पिता, एंटोनेला रोज, गैबी शॉ, जेस और ग्रेग की बेटी जो सिएना को अपना आदर्श मानती है, क्रिस जेरिको, बर्क, माइल्स काउंटी मनोरोग अस्पताल में एक अर्दली, डेनियल रोबक सांता क्लॉज के रूप में, टॉम सविनी एक दर्शक के रूप में, जेसन पैट्रिक, माइकल शॉ, सिएना और जोनाथन के पिता, जिनकी युवावस्था में कैंसर से मृत्यु हो गई थी, क्रिसी फॉक्स जेनिफर के रूप में, एलेक्सा ब्लेयर रॉबर्टसन, मिया के रूप में, कोल की प्रेमिका और माइल्स काउंटी नरसंहार से ग्रस्त एक सच्ची अपराध उत्साही, मेसन मेकार्टिया कोल, जोनाथन का छात्रावास साथी, स्टीफन कोफील्ड जूनियर, ऑफिसर इवांस, क्लिंट हॉवर्ड स्मोकी, एनी लेडरमैन, ग्रेवेन इमेज की सहमेजबान के रूप में, ब्रैडली स्ट्राइकर एडी के रूप में, जॉन अब्राहम डेनिस, फिल फाल्कोन, टॉम द बस ड्राइवर, कैली हाइमन, ब्रुक के रूप में, सिएना की मृतक सबसे अच्छी दोस्त जो उसे परेशान करने के लिए एक भ्रम के रूप में प्रकट हुई, जॉन सैंडर्स डेमन वॉयस के रूप में, 6 उत्पादन, टेरिफायर फ्रेंचाइज के निर्माता और निर्देशक डेमियन लियोन। इस फिल्म में टेरिफायर 2016 की नायिका से खलनायिका बनी विक्टोरिया हेयस का किरदार 2016 की फिल्म और इसके 2022 के सीक्वल की तुलना में कहीं ज्यादा प्रमुख भूमिका में दिखाया गया है। डेमियन लियोन को पहली फिल्म के साथ सबसे बड़ा अफसोस यह है कि उसे अविकसित छोड़ दिया गया। टेरिफायर 2 के मूल अंत ने इस फिल्म की शुरुआत में विक्टोरिया की मृत्यु को स्थापित किया, लेकिन लियोन ने इसे मैलिग्नेंट 2021 की अवधारणा के समान माना। जन्म के दृश्य की अवधारणा बनाते समय उन्होंने फैसला किया कि वह विक्टोरिया को जीवित रखना चाहते हैं और उसे महत्वपूर्ण चरित्र विकास देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सामंथा स्कैफिडी के साथ काम करने में मजा आया। 7, 8, 9 दिसंबर 2023 में यह पुष्टि की गई कि क्रिस जेरिको टेरिफायर 3 में दिखाई देने वाले थे। 10, 11 अप्रैल 2024 में यह पुष्टि की गई कि डैनियल रोबक टेरिफायर 3 में सांता क्लॉज के रूप में दिखाई देने वाले थे। 12 मई 2024 में यह घोषणा की गई कि टॉम सविनी टेरिफायर 3 में दिखाई देने वाले थे। 13 जून 2024 में यह घोषणा की गई कि जेसन पैट्रिक टेरिफायर 3 में दिखाई देने वाले थे। 14 जुलाई 2024 में यह घोषणा की गई कि एंटोनेला रोज, क्रिसी फॉक्स, क्लिंट हॉवर्ड और जॉन अब्राहम टेरिफायर 3 में दिखाई देने वाले थे। 15 मई 2023 में यह घोषणा की गई थी कि टेरिफायर 3 का फिल्मांकन नवंबर या दिसंबर 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। 16 मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2024 में शुरू हुई और अप्रैल 2024 में पूरी हुई। 10, 17, 18 अतिरिक्त दृश्यों को न्यूयॉर्क में जून की शुरुआत मध्य तक पूरा किया गया। 14 लियोन ने फिल्म को विंटेज जॉन कारपेंटर मूवी की तरह बनाने के इरादे से पैनाविजन एनामॉर्फिक लेंस का उपयोग करके फिल्म की शूटिंग करना चुना। 19 फिल्म के निर्माण में $2 मिलियन की लागत आई, जो इसके पूर्ववर्ती के $250,000 के बजट से अधिक थी। वैरायटी ने बजट को हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से अभी भी बहुत कम बताया। 4 मुक्त करना
फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 अक्टूबर 2024 को सिनेवर्स द्वारा रिलीज किया गया था, जिसने जून 2023 में वितरण अधिकार हासिल किए, इसे एक व्यापक रिलीज के लिए सेट किया, इसके स्क्रीमबॉक्स सेवा पर एक विशेष स्ट्रीमिंग डेब्यू के साथ। 20 यह मूल रूप से 25 अक्टूबर के लिए निर्धारित किया गया था। 21 लेकिन मई 2024 में इसकी नई तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। 22 फिल्म का प्रीमियर 19 सितंबर को 2024 के फैंटास्टिक फेस्ट में ओपनिंग नाइट पर हुआ। 23 चुनिंदा एएमसी थिएटर्स में फिल्म को टेरिफायर 2 के साथ एक डबल फीचर के रूप में खेला गया। इसके बाद आइस नाइन किल्स द्वारा फिल्म के आधिकारिक गीत ए वर्क ऑफ आर्ट का एक संगीत वीडियो प्रस्तुति। 24 यह गाना 11 अक्टूबर को फिल्म की नाटकीय रिलीज के साथ एकल के रूप में जारी किया गया था। 25 सिनेवर्स ने फिल्म को हासिल करने और विपणन करने के लिए $5 मिलियन से कम खर्च किए। विज्ञापन लागत $5 लाख थी, क्योंकि फिल्म को बड़े पैमाने पर सिनेवर्स के ब्लरी डिस्गस्टिंग फैनबेस और 30 चैनलों पर 80 मिलियन स्ट्रीमिंग ग्राहकों के लिए विपणन किया गया था। 26 और अधिकार हासिल करने की अतिरिक्त लागत को अधिकतम $3.67 मिलियन के ऋण से कवर किया गया था, जिसमें ऋणदाता को 15% रॉयल्टी प्राप्त हुई थी, जिसकी सीमा $6.4 मिलियन थी। 27 एनसी 17 रेटिंग से बचने के लिए इसने मोशन पिक्चर एसोसिएशन रेटिंग के लिए आवेदन नहीं किया। 28 स्वागत बॉक्स ऑफिस 21 अक्टूबर 2024 तक टेरिफायर 3 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $37.1 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $5.5 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 42.6 मिलियन की कमाई हुई है। 5.2 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में टेरिफायर 3 को अपने शुरुआती सप्ताहांत में 2514 सिनेमाघरों से 10-11 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। बॉक्सफिस प्रो द्वारा 12-18 मिलियन का अनुमान लगाया गया था। 29, 30, 31 फिल्म ने अपने पहले दिन $8.2 मिलियन कमाए, गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $2.6 मिलियन सहित। इसने बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहते हुए $18.9 मिलियन से शुरुआत की। एक इंडी फिल्म के रूप में टेरिफायर 3 ने डीसी कॉमिक्स के होल्डओवर जोकर फोली ए2 से उल्लेखनीय रूप से आगे स्थान पाया। 26 थिएटर चेन ने बिना रेटिंग वाली फिल्म को आर-रेटेड फिल्म के रूप में माना। 2 वितरण स्रोतों ने अनुमान लगाया कि रिपोर्ट की तुलना में अधिक लोगों ने फिल्म देखी, यह सिद्धांत बनाते हुए कि उस सप्ताहांत द वाइल्ड रोबोट की कमाई में ध्यान देने योग्य उछाल, किशोरों द्वारा द वाइल्ड रोबोट के लिए टिकट खरीदने और फिर टेरिफायर 3 की स्क्रीनिंग में घुसने का परिणाम था। यह प्रवृत्ति फिल्म के पहले सोमवार तक जारी रही, जिसके दौरान इसने $2.6 मिलियन कमाए, जिससे इसके 4 दिनों का कुल कारोबार $21.5 मिलियन हो गया। 28-32 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $9.3 मिलियन 51% की गिरावट कमाए, जो तीसरे स्थान पर रही। 33 फ्रांस में फिल्म ने अपने पहले दिन 45,000 एडमिशन के साथ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान हासिल किया, जो 100x 35,000 और स्माइल 33,000 जैसी अन्य हॉरर फिल्मों से अधिक है। 34 पोलैंड में टेरिफायर 3 ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में लगभग 1,40,000 टिकट बेचे। 35-36 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 100 आलोचकों की 75% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, क्रिसमस की खुशियों और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करते हुए टेरिफायर 3 छुट्टियों के मौसम के लिए एक शानदार स्टॉकिंग स्टफर है। 37 मेटाक्रिटिक डेमियन लियोन एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है, जिन्हें ऑल हेलोज ईव 2013, टेरिफायर 2016, टेरिफायर 2 2022 और टेरिफायर 3 2024 के लेखन और निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक में उनका चरित्र आर्ट द क्लाउन है।
एक आजीविका 2016 में टेरिफायर रिलीज हुई। अन्य क्रेडिट के अलावा लियोन ने फिल्म लिखी और निर्देशित की, जो अंततः एक कल्ट फिल्म बन गई और जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेकअप इफेक्ट्स के लिए फैंगोरिया चेनसॉ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2022 में लियोन सीक्वल टेरिफायर 2 के लिए लौट आए। टेरिफायर 2 को आलोचकों द्वारा अनुकूल रूप से प्राप्त किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने $250,000 के बजट पर $15 मिलियन से अधिक की कमाई की। 9, 10, 11, 12, 13, 14 लियोन को टेरिफायर 2 में उनके काम के लिए फिर से फैंगोरिया चेनसॉ अवार्ड बेस्ट मेकअप इफेक्ट्स के लिए नामांकित किया गया, जिसे बाद में उन्होंने जीत लिया। 15, 16 बाद में यह घोषणा की गई कि लियोन टेरिफायर 3 और फिल्म स्ट्रीम पर काम कर रही थीं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 निजी लियोन न्यूयॉर्क के स्टेटन द्वीप के ग्रेट किल्स खंड में पली बड़ी। 25 फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत निदेशक लेखक निर्माता संपादक मेकअप विशेष प्रभाव नोट्स संदर्भ 2005 प्यार नहीं 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 हाँ 26 2008 नवां चक्र हा नहीं हा लघु फिल्म आर्ट द क्लाउन की पहली प्रस्तुति 2011 टेरिफायर हा लघु फिल्म 2013 सभी पूज्य पूर्व संध्या हा एंथोलॉजी फिल्म 27 28 2015 फ्रैंकस्टीन बनाम द ममी हा नहीं हा 29 30 हंसी जानलेवा हंसी नहीं 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 हा 26 ऑल हेलोज ईव 2 नहीं नहीं हा नहीं एंथोलॉजी फिल्म 31 2016 टेरिफायर हा 32 2022 टेरिफायर 2 हा 33 2024 धारा नहीं हा 34 35 टेरिफायर 3 हा 17 18 19 22 23 36 पुरस्कार वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित कार्य परिणाम संदर्भ 2011 शॉकरफेस्ट दर्शकों की पसंद पुरस्कार टेरिफायर जीत गया। 2012 लुइसविले फ्राइट नाइट फिल्म फेस्ट सर्वश्रेष्ठ ग्राइंड हाउस फिल्म जीत गया। 2015 रोंडो हैटन क्लासिक हॉरर अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र फिल्म फ्रैंकस्टीन बनाम द ममी मनोनीत। 2019 फैंगोरिया चेनसॉ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सीमित रिलीज टेरिफायर मनोनीत 2 सर्वश्रेष्ठ मेकअप इफेक्ट्स मनोनीत 2022 ग्रेटर वेस्टर्न न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार ब्रेकथ्रू निर्देशक टेरिफायर 2 मनोनीत 37 2023 फैंगोरिया चेनसॉ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मेकअप इफेक्ट्स जीत गया। डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन जन्म 30 नवंबर 1979 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें टेरिफायर फ्रेंचाइजी से आर्ट द क्लाउन के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, एक भूमिका जिसमें वे टेरिफायर 2016, मिस्ट्रेस पीस थिएटर 2020, टेरिफायर 2 2022, बुपकिस 2023 और टेरिफायर 3 2024 में दिखाई दिए। उन्होंने फिल्म, टेलीविजन और वीडियो गेम में अन्य विभिन्न भूमिकाएं निभाई है, जिनमें टू वर्ल्ड्स 2, पायरेट्स ऑफ द फ्लाइंग फोर्ट्रेस 2011, राइड टू हेल, रिट्रीब्यूशन 2013, इनविजिमल्स, द लॉस्ट किंगडम 2013, गोथम 2017, द ब्रेवेस्ट नाइट 2019, द एक्सीजेंसी 2019, अल्माज वे 2021 और द मीन वन 2022 में मीन वन के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन थॉर्नटन हंट्सविले, अलबामा में पले बड़े। 2 जहां एक बच्चे के रूप में वे पहली बार स्थानीय ड्रामा कंपनी फैंटेसी प्लेहाउस चिल्ड्रंस थिएटर के प्रोडक्शन में मंच पर दिखाई दिए। 3 उन्होंने हंट्सविले के ग्रिसोम हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और केंद्रीय अलबामा उदार कला महाविद्यालय मोंटेवलो विश्वविद्यालय से प्राथमिक शिक्षा में डिग्री प्राप्त की। 4 आजीविका थॉर्नटन ने फिल्म, एनीमे,
टेलीविजन और वीडियो गेम में विभिन्न पात्रों को अपनी आवाज दी है। 2011 में उन्होंने टू वर्ल्ड्स 2, पायरेट्स ऑफ द फ्लाइंग फोर्ट्रेस में माल्विक, वोल्रान और टेंगो की आवाज दी। बाद में उन्होंने 2013 में राइड टू हेल, रिट्रीब्यूशन में एनविल, डॉबलोटर और बैगी माइनर के रूप में और इनविजिमल्स, द लॉस्ट किंगडम में शिजोकू, मेटल मट और टॉक्सिटोर के रूप में आवाजें दी। 5. 2015 में उन्होंने मिस होकुसाई के लिए अतिरिक्त आवाजें दी। 5. 6. 2016 से 2017 तक वे फैन निर्मित वेब सीरीज नाइटविंग, एस्केलेशन में जोकर के रूप में दिखाई दिए और बाद में गोथम में दिखाई दिए। 2016 में थॉर्नटन ने टेरिफायर में आर्ट द क्लाउन को चित्रित किया, एक फिल्म जो एक पंथ क्लासिक बन गई और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फैंगोरिया चेनसॉ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और यह टेरिफायर फ्रेंचाइजी में चरित्र की पहली फीचर लंबाई उपस्थिति थी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2022 में थॉर्नटन ने टेरिफायर 2 में आर्ट द क्लाउन की भूमिका को दोहराया। टेरिफायर 2 को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने $250,000 के बजट पर $15 मिलियन से अधिक की कमाई की। 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसके अलावा 2022 में थॉर्नटन ने मीन वन के रूप में अभिनय किया, द मीन वन में। 20, 21, 22, 23, 24। थॉर्नटन ने 2023 पीकॉक सीरीज बुपकिस में आर्ट द क्लाउन की भूमिका को दोहराया। 25, 26 और अक्टूबर 2024 में टेरिफायर 3, 27, 28, 29, 30, 31। वह 2024 की फिल्म स्ट्रीम में प्लेयर 2 के रूप में दिखाई दिए। 32, 33, 34। वह आगामी फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड 2 में शार्क बैट जोम्बी के रूप में दिखाई देने वाले हैं। 5. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2015 मिस होकुसाई अतिरिक्त आवाजें आवाज 5, 6। 2016 टेरिफायर आर्ट द क्लाउन 5, 35, 36। 2019 अत्यावश्यकता 5 आवाज 5, 36। 2021 द डार्क ऑफरिंग्स टिम कोब 5, 36। 2022 टेरिफायर 2 आर्ट द क्लाउन 5, 35, 36। मतलबी 35, 36। 2024 धारा खिलाड़ी 2, 5, 32, 33, 34, 35। टेरिफायर 3 आर्ट द क्लाउन 31, 37। 2025 स्क्रीमबोट स्टीमबोट विली 38, 39। टीबीए नाइट ऑफ द लिविंग डेड टू शार्क चारा जोम्बी 5, 40। सामंथा स्कैफिडी, जन्म 3 मार्च 1989, एक अमेरिकी अभिनेत्री, लेखिका और निर्देशक है। उन्होंने टेरिफियर फिल्म फ्रेंचाइज में विक्टोरिया हेयस की भूमिका के लिए मशहूर होने से पहले शॉर्ट फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था। टेरिफियर 2016, टेरिफियर 2, 2022 और टेरिफियर 3, 2024 में दिखाई दी। डेमन होल 2017 में लूस के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका थी। अभिनय के अलावा स्कैफिडी को रेन पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट वेट 2019 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। 2. प्रारंभिक जीवन। स्कैफिडी ने साल्वे रेजिना विश्वविद्यालय में अभिनय और आवाज का अध्ययन किया और विलियम एस्पर स्टूडियो में अभिनय से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। 3. आजीविका। स्वतंत्र फिल्में। स्कैफिडी ने अपने करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म अनकंफर्टेबल साइलेंस में वेट्रेस की छोटी भूमिका और डेरेलिंग में बी, दोनों 2013 में से की थी। 2015 में उन्होंने फीचर फिल्म सैम में जॉर्जेट और शॉर्ट फिल्म एक्ट नेचुरली में सामंथा की भूमिका निभाई। 4. उसी वर्ष स्कैफिडी ने स्वतंत्र कॉमेडी फिल्म द नेटवर्कर में मिशेल के रूप में सहायक भूमिका निभाई। 5. अगले वर्ष उन्होंने कॉमेडी हॉरर फिल्म डेमन होल में मुख्य किरदार लूस की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर कान फिल्म समारोह में हुआ
और इसे एसी फिल्म्स और एसपी रिलीजिंग ने चुना। 6/7 2018 में स्काफिडी ने फीचर लंबाई वाली फिल्म सारा क्यू में एलेसेंड्रिया के रूप में सहायक भूमिका निभाई। 8/9 टेरिफायर फ्रेंचाइज। स्कैफिडी ने निर्देशक डेमियन लियोन द्वारा लिखित टेरिफायर नामक फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और शुरू में इसे विचित्र और डरावना मानने के कारण इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही थी, लेकिन लियोन के साथ एक बैठक के बाद वे इसमें शामिल हो गईं। स्कैफिडी को डॉन और विक्टोरिया के भागों में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने बाद वाले को इसलिए चुना क्योंकि वह चरित्र से ज्यादा जुड़ी हुई थी। फिल्मांकन 2016 में शुरू हुआ और स्कैफिडी ने इसे फिल्मांकन के एक मजेदार अनुभव के रूप में वर्णित किया क्योंकि उन्हें यह देखने का मौका मिला कि सब कुछ कैसे एक साथ रखा गया और आर्ट द क्लाउन अभिनेता डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन को सेट पर बहुत दोस्ताना पाया। फिल्मांकन के दौरान लियोन ने उन्हें बताया कि वे उन्हें अगली फिल्म टेरिफायर 2 2022 में विक्टोरिया के रूप में वापस लाने का इरादा रखते हैं। वह प्रोडक्शन क्रू, जिनमें से ज्यादातर पहली फिल्म का हिस्सा थे, से परिचित होने और विक्टोरिया को बेहतर ढंग से समझने के कारण सीक्वल को फिल्मांकन के एक ज्यादा मजेदार अनुभव के रूप में वर्णित करती है। विक्टोरिया के चरित्र की विकृति के कारण स्काफिडी को भाग 1 और 2 के फिल्मांकन के दौरान व्यापक प्रोस्थेटिक मेकअप पहनना पड़ा। नेटफ्लिक्स पर अपनी शुरुआत के बाद टेरिफायर वायरल हो गया और इसने एक पंथ को आकर्षित किया। यह स्काफिडी की पहली भूमिका और प्रोजेक्ट बन गया जिसने बढ़ते प्रशंसक प्राप्त किए। 10 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 असहज चुप्पी वेट्रेस छोटा। पटरी से उतरना बिया छोटा। 2015 नेटवर्कर मिशेल सैम जॉर्जेट। स्वाभाविक रूप से कार्य करें सामंथा छोटा। 2016 टेरिफायर विक्टोरिया विक्की हेयस। 2017 दानव छेद लूस। अमेरिकन फैंगो कैथी। 2018 सारा क्यू अलेसेंड्रिया। 2022 टेरिफायर 2 विक्टोरिया विक्की हेयस। 2024 टेरिफायर 3 क्रिस्टोफर कीथ इरविन, जन्म 9 नवंबर 1970, जिन्हें रिंग नाम क्रिस जेरिको से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी कनाडाई पेशेवर पहलवान, रॉक संगीतकार और अभिनेता है। एक पहलवान के रूप में उन्हें जनवरी 2019 से ऑल एलीट रेसलिंग AEW में साइन किया गया है, जहां वे द लर्निंग ट्री स्टेबल के नेता है। अपने शानदार रॉक स्टार व्यक्तित्व, इनरिंग तकनीकी कुश्ती कौशल और अपने करियर के दौरान अपने चरित्र को फिर से जीवंत करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध, जेरिको को पत्रकारों और उद्योग के सहयोगियों द्वारा अब तक के सबसे महान पेशेवर पहलवानों में से एक के रूप में नामित किया गया है। 1990 के दशक के दौरान जेरिको ने अमेरिकी संगठनों एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग ECW और वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW के साथ साथ कनाडा, जापान और मैक्सिको जैसे देशों में प्रचार के लिए प्रदर्शन किया। 1999 के उत्तरार्ध में उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF, जिसका नाम 2002 में WWE रखा गया, में अपनी शुरुआत की। 2001 में वे पहले निर्विवाद WWF चैंपियन बने और इस तरह WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, तब विश्व चैंपियनशिप के रूप में संदर्भित, के अंतिम धारक बने। उन्होंने एक ही रात में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक को हराकर WWF और विश्व खिताब जीते और एकीकृत किए। WWF WWE के साथ अपने कार्यकाल के दौरान जेरिको ने कई पे-पर-व्यू PPV आयोजनों को सुर्खियों में रखा। WWF WWE में जेरिको 6 बार के विश्व चैंपियन है, जिन्होंने एक बार निर्विवाद WWF चैंपियनशिप, 2 बार WCW विश्व चैंपियनशिप और 3 बार विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप 2002 से 2013 संस्करण जीती है। उन्होंने WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी रिकॉर्ड 9 बार जीती है और 9वें ट्रिपल क्राउन चैंपियन थे। साथ ही इतिहास में चौथे ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी थे। इसके अलावा वे 2008 के सुपरस्टार ऑफ द ईयर स्लैमी अवार्ड विजेता थे और जेरी शो के रूप में बिग शो के साथ
उन्होंने 2009 का टैग टीम ऑफ द ईयर स्लैमी अवार्ड जीता, जिससे वे सुपरस्टार और टैग टीम ऑफ द ईयर दोनों के एकमात्र विजेता बन गए। 2018 में WWE से जाने के बाद जेरिको ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग (NJPW) के साथ हस्ताक्षर किए, जहां वह एक बार के IWGP इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के WWE और IWGP दोनों संस्करणों को रखने वाले पहले व्यक्ति बने। जनवरी 2019 में जेरिको AEW में शामिल हो गए और उस वर्ष अगस्त में AEW विश्व चैंपियनशिप के उद्घाटन धारक बने। AEW में रहते हुए जेरिको 2022 डायनामाइट ग्रैंड स्लैम इवेंट में ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप, AEW की बहन प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर का मुख्य खिताब और डायनेस्टी 2024 में FTW चैंपियनशिप पर भी कब्जा करेंगे। ECW, WCW, WWE, NJPW, AEW और ROH के बीच कुल मिलाकर 1999 में जेरिको हेवी मेटल बैंड फौजी के प्रमुख गायक बन गए, जिन्होंने अगले वर्ष अपना पहला एल्बम रिलीज किया। समूह का प्रारंभिक कार्य बड़े पैमाने पर कवर संस्करणों से बना है, हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से अपने तीसरे एल्बम ऑल दैट रिमेन्स 2005 से मूल सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया है। जेरिको पिछले कुछ वर्षों में कई टेलीविजन शो में भी दिखाई दिए हैं, जिसमें डांसिंग विद द स्टार्स का 2011 सीजन भी शामिल है। उन्होंने ABC गेम शो डाउनफॉल, रिवॉल्वर गोल्डन गॉड्स अवार्ड्स के 2011 संस्करण और 2012 और 2017 में UK के मेटल हैमर गोल्डन गॉड्स अवार्ड्स की मेजबानी की। ब्राइस ओवेन जॉनसन, जन्म 18 अप्रैल 1977, एक अमेरिकी अभिनेता है। प्रारंभिक जीवन: जॉनसन का जन्म रेनो, नेवादा में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई ब्रेंडन और एक छोटा भाई ब्रेट है। वह 5 साल की उम्र में डेनवर, कोलोराडो चले गए। उन्होंने 1995 में हाई स्कूल से स्नातक किया। उसके बाद उनका परिवार सियोक सिटी, आयोवा में स्थानांतरित हो गया, जहां उन्होंने कॉलेज में अभिनय की शिक्षा ली। उद्धरण की आवश्यकता: आजीविका: जॉनसन 19 साल की उम्र में हॉलीवुड चले गए, जब उनकी मां ने उन्हें नौसेना में शामिल न होने के लिए प्रोत्साहित किया। बिलों का भुगतान करने के लिए अजीबोगरीब काम करते हुए उन्होंने ऑडिशन की तलाश की और पासाडेना की अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया। 1999 में उन्हें WB के पॉपुलर में जोश फोर्ड और अनड्रेस्ड में क्लिफ के रूप में कास्ट किया गया। 2001 में शो समाप्त होने के बाद उन्होंने डॉसन क्रीक, गिलमोर गर्ल्स और अन्य किशोर शो में छोटी अतिथि भूमिकाओं के साथ अधिक किशोर उन्मुख परियोजनाओं के मंच पर काम करना जारी रखा। उद्धरण वांछित: जब जॉनसन अपनी उम्र के 20 के दशक के मध्य में पहुंचे तो वे किशोर शैली से दूर रहने की कोशिश में अधिक वयस्क और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाना चाहते थे। 2004 में उन्होंने ब्रिंग इट ऑन अगेन में एक चीयरलीडर की भूमिका निभाई और सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित 2 फिल्मों होम ऑफ फोबिया और हैरी प्लस मैक्स में अभिनय किया। 2003 में वे एक अप्रसारित श्रृंखला स्टिल लाइफ में टेलीविजन पर लौटे और वीडियो गेम के लिए वॉइस ओवर का काम करते हुए व्हाट आई लाइक अबाउट यू, निप टक और हाउस में दिखाई दिए। 2006 में उन्होंने मेलिंडा पेज हैमिल्टन के साथ एक विवादास्पद फिल्म स्लीपिंग डॉग्स लाई में अभिनय किया, जिसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। उद्धरण वांछित: वह लोन स्टार पर ध्रुव थैचर की भूमिका निभाने वाली एक नियमित श्रृंखला है और प्रिटी लिटिल लार्स में डिटेक्टिव डेरेन वाइल्डेन के रूप में भी उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2011 में जॉनसन ने MTV की डेथ वैली में UTF पुलिस अधिकारी बिली पियर्स के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने डार्क रोमांटिक कॉमेडी हिट लिस्ट में चैड के रूप में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने दिसंबर 2013 में ग्ली एपिसोड प्रीविली अनएयर्ड क्रिसमस में कोडी टोलेंटिनो की भूमिका निभाते हुए अतिथि भूमिका निभाई। उद्धरण वांछित: फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स: 1999 फंसा हुआ डोमिनिक, 2003 पापी का पीछा करना नौकर,
2004 इसे फिर से लाओ, ग्रेग डायरेक्ट टू वीडियो। 2004 हैरी प्लस मैक्स सताना। 2004 फोबिया का घर टेजवेल। 2004 खोपरिया 3 रोजर लॉयड डायरेक्ट टू वीडियो। 2006 सोते हुए कुत्ते झूठ बोलते हैं जॉन। 2006 बार्डो बनना ओह लघु फिल्म। 2007 डॉक्टर स्ट्रेंज द सॉर्सेरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज आवाज डायरेक्ट टू वीडियो 4। 2008 ट्रक पोरोटी। 2008 आदमी नौकरानी बॉबी बिग टाइम बिलिंग्स। 2008 ब्लूटूथ वर्जिन डेविड। 2008 प्राइवेट वैलेंटाइन गोरा और खतरनाक डेरेक ओग्रेडी। 2009 हल्क बनाम ब्रूस बैनर आवाज डायरेक्ट टू वीडियो 4। 2011 ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे साथ में कम करने वाला। 2011 हिट लिस्ट कागज का टुकड़ा। 2013 विलो क्रीक जिम। 2014 कुछ भी कैसा भी निशान। 2014 भाग्यशाली कुत्ता ट्रेविस। 2014 ब्रॉडर ट्रिप पुलिस लघु फिल्म। 2014 घातक डे केयर डैनियल। न्यू जापान प्रो रेसलिंग 1997 से 1998। जनवरी 1997 में जेरिको ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग NJPW के लिए अपनी शुरुआत की, जिसका WCW के साथ एक कार्य समझौता था, सुपर लीगर के रूप में ज्यूशिन थंडर लीगर का नकाबपोश दुश्मन। जेरिको के अनुसार रेसलिंग वर्ल्ड 1997 में कोजी कानेमोटो के खिलाफ सुपर लीगर का पहला मैच इतना खराब तरीके से प्राप्त हुआ था कि नौटंकी को तुरंत छोड़ दिया गया था। जेरिको ने मैच में कई चालें खराब की और शिकायत की कि उन्हें मुखौटे के माध्यम से देखने में कठिनाई हो रही है। अगले 6 महीनों में WCW द्वारा वापस बुलाए जाने से पहले जेरिको ने न्यू जापान के लिए बिना मास्क के काम किया। 23 सितंबर 1998 को जेरिको ने उस वर्ष के बिग बुधवार शो में NJPW में केवल एक रात की वापसी की। विश्व कुश्ती महासन मनोरंजन 1999 से 2005। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन 1999 से 2001। 1999 में स्मैकडाउन में जेरिको केन शैमरॉक के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता के दौरान उनके प्रवर्तक मिस्टर ह्यूजेस के साथ। जेरिको के पदार्पण से कुछ सप्ताह पहले WWF प्रोग्रामिंग में नई सहस्राब्दी की उल्टी गिनती नामक एक घड़ी दिखाई दी। होम वीडियो ब्रेक डाउन द वॉल्स में जेरिको ने कहा कि उन्हें अपने प्रवेश के रूप में ऐसा करने की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने एक डाकघर में एक ऐसी ही घड़ी देखी और विंस मैकमोहन ने WWF में उनके परिचय के रूप में इसके उपयोग को मंजूरी दी। शिकागो इलिनॉइस में रॉ इज वॉर के 9 अगस्त के एपिसोड में आखिरकार घड़ी खत्म हो गई, जब द रॉक बिग शो पर एक प्रोमो काटने के लिए रिंग में थे। जेरिको ने अखाड़े में प्रवेश किया और रॉ इज जेरिको की घोषणा की और कहा कि वह विश्व कुश्ती महासंघ को बचाने के लिए आए हैं। खुद को Y2 के बग पर एक नाटक के रूप में संदर्भित करते हुए द रॉक ने उनके व्यवधान के लिए मौखिक रूप से उनका मजाक उड़ाया। 29 उस महीने के अंत में उन्होंने कई सुपरस्टार्स के साथ बातचीत की, जिसमें विशेष रूप से द अंडरटेकर के एक प्रोमो को बाधित करना शामिल था। जेरिको ने 26 अगस्त को एक हील के रूप में रिंग में अपनी शुरुआत की। स्मैकडाउन के उद्घाटन एपिसोड में रोड डॉग के खिलाफ मैच में अयोग्यता के कारण हार गए, जब उन्होंने एक टेबल के माध्यम से रोड डॉग पर एक पावर बॉम्ब का प्रदर्शन किया। जेरिको का पहला दीर्घकालिक झगड़ा WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चाइना के साथ था। 14 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में चाइना से हारने के बाद 30 जेरिको ने 12 दिसंबर को आर्मगेडन में अपनी पहली WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के लिए उसे हरा दिया। 31 इस झगड़े में एक रीमैच के दौरान एक विवादास्पद निर्णय शामिल था, जिसमें 2 अलग-अलग रेफरी ने उनमें से प्रत्येक को खिताब के लिए मैच का विजेता घोषित किया। 32 नतीजतन वे सहचैंपियन बन गए, जिसके दौरान जेरिको ने चेहरा बदल लिया। उन्होंने 23 जनवरी 2000 को रॉयल रंबल में ट्रिपल थ्रेट मैच में चाइना और हार्डकोर होली को हराकर एकमात्र चैंपियन का दर्जा हासिल किया।
33 जेरिको ने 27 फरवरी को नो वे आउट में तत्कालीन यूरोपीय चैंपियन कर्ट एंगल से WWF इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब खो दिया। 34 जेरिको ने 2 अप्रैल को रेसलमेनिया 2000 में क्रिस बेनोइट और एंगल के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में भाग लिया, जिसमें एंगल के दोनों खिताब दांव पर थे। जेरिको ने बेनोइट को पिन करके यूरोपीय चैंपियनशिप जीती, जब बेनोइट ने WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के लिए जेरिको को पिन किया। 35 यह 12 महीनों के भीतर जोड़ी के बीच 6 पेपर-व्यू मैचों में से पहला था। जेरिको को मूल रूप से रेसलमेनिया के मुख्य कार्यक्रम में होना था, लेकिन मिक फोली के बाद इसे बाहर कर दिया गया, जिन्हें मूल रूप से लेखकों द्वारा मैच में शामिल होने के लिए कहा गया था। अगली रात रॉ इज वॉर में जेरिको एडी ग्यूरेरो से खिताब हार गए, क्योंकि चाइना ने ग्यूरेरो का पक्ष लिया था। रॉ इज वॉर के 17 अप्रैल के एपिसोड में जेरिको ने WWF चैंपियनशिप मैच में ट्रिपल एच को परेशान किया। जब जेरिको ने ट्रिपल एच को पिन किया, तब रेफरी अर्ल हेबनर ने तेजी से गिनती की, जिससे जेरिको ने खिताब जीत लिया। 36 बाद में ट्रिपल एच के दबाव के कारण हेबनर ने निर्णय को उलट दिया और WWE जेरिको के चैंपियन के रूप में शासनकाल को मान्यता नहीं देता है। 19 अप्रैल को जेरिको ने वर्ल्ड एक्सट्रीम रेसलिंग WXW द्वारा आयोजित गैरी अल्ब्राइट मेमोरियल शो में एडी गुरेरो को हराया। 37 स्मैकडाउन के 4 मई के एपिसोड में जेरिको ने बेनोइट को हराकर अपनी तीसरी WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। 38 लेकिन 4 दिन बाद रॉ इज वॉर में बेनोइट से खिताब हार गए। ट्रिपल एच की पत्नी स्टेफनी द्वारा मैच में बार-बार सहायता प्रदान करने के बावजूद जेरिको ट्रिपल एच से केवल 1 सेकंड से मैच हार गए। 40 21 जनवरी 2001 को रॉयल रंबल में जेरिको ने क्रिस बेनोइट को लैडर मैच में हराकर चौथी बार WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। 41 1 अप्रैल को रेसलमेनिया X7 में उन्होंने विलियम रीगल के खिलाफ मैच में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। 42 लेकिन 4 दिन बाद ट्रिपल एच से हार गए। 20 मई को जजमेंट डे पर जेरिको और बेनोइट ने एक टैग टीम टर्मोइल मैच जीता। 43 और अगली रात रॉ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ट्रिपल एच के खिलाफ WWF टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक शॉट अर्जित किया। बेनोइट और जेरिको ने मैच जीत लिया, जिसमें ट्रिपल एच ने वैध रूप से अपने क्वाड्रिसेप्स को फाड़ दिया। एक टीम ने स्मैकडाउन के 24 मई के एपिसोड में पहले फैटल 4-वे टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स मैच में अपने खिताब का बचाव किया, जहां बेनोइट ने एक टेबल के माध्यम से डाइविंग हेडबट चूकने के बाद 1 साल की चोट का सामना किया। बेनोइट को स्ट्रेचर पर ले जाने के बावजूद वह सीढ़ी पर चढ़ने और चैंपियनशिप बरकरार रखने के लिए मैच में लौट आए। दोनों ने 1 महीने बाद स्मैकडाउन के 21 जून के एपिसोड में द डडली बॉयज से खिताब खो दिया। 24 जून को किंग ऑफ द रिंग में बेनोइट और जेरिको। प्रारंभिक जीवन। क्रिस्टोफर कीथ इरविन का जन्म 9 नवंबर 1970 को मैनहैसेट, न्यूयॉर्क में हुआ था। 6 जो एक कनाडाई जोड़े का बेटा है। वह अपने पिता की तरफ से स्कॉटिश वंश का है और अपनी मां की तरफ से यूक्रेनी वंश का है। 7 उनके पिता आइस हॉकी खिलाड़ी टेड इरविन एक जेरिको के जन्म के समय न्यूयॉर्क रेंजर्स के लिए खेल रहे थे। जब उनके पिता सेवानिवृत्त हुए तो परिवार वापस विन्निपेग, मैनिटोबा चला गया, जहां इरविन बड़े हुए। 8 उनके पास दोहरी अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है। 9 इरविन की पेशेवर कुश्ती में रुचि तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने परिवार के साथ विन्निपेग एरिना में होने वाले स्थानीय अमेरिकी कुश्ती संघ AWA के कार्यक्रम देखना शुरू। इसके अलावा इरविन ने ओवेन के बड़े भाई ब्रेट, रिकी स्टीमबोट और शॉन माइकल्स को भी पेशेवर पहलवान बनने के लिए प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया। 11 पेशेवर कुश्ती प्रचार के साथ उनका पहला अनुभव तब था जब उन्होंने नए खुले कीस्टोन रेसलिंग एलायंस प्रमोशन के पहले दौरे के लिए रिंग क्रू के हिस्से के रूप में काम किया। 10 जहां उन्होंने स्वतंत्र पहलवानों कैटफिश चार्ली और केवमैन ब्रोडा से महत्वपूर्ण संकेत सीखे। 10 उन्होंने विन्निपेग में रेड रिवर कॉलेज में भाग लिया
1990 में क्रिएटिव कम्युनिकेशंस में डिप्लोमा के साथ स्नातक किया। 10 पेशेवर कुश्ती कैरियर। प्रारंभिक कैरियर 1990 से 1991। 19 साल की उम्र में उन्होंने हार्ट ब्रदर्स स्कूल ऑफ रेसलिंग में प्रवेश लिया, जहां पहले दिन उनकी मुलाकात लांस स्टॉर्म से हुई। उन्हें एड लैंगली और स्थानीय कैलगरी पहलवान ब्रैड यंग ने प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण पूरा करने के 2 महीने बाद वह स्वतंत्र शो में कुश्ती शुरू करने के लिए तैयार थे। 2 अक्टूबर 1990 को पोनोका, अल्बर्टा के मूस हॉल में काउबॉय क्रिस जेरिको के रूप में स्टॉर्म के खिलाफ 10 मिनट की समय सीमा में अपनी शुरुआत की। फिर इस जोड़ी ने एक टैग टीम के रूप में काम किया, जिसे शुरू में सरन इम्पैक्ट कहा जाता था। द रिच ईसेन शो पर रिच ईसेन के साथ फरवरी 2019 के एक साक्षात्कार के अनुसार 12 जेरिको ने कहा कि उनका प्रारंभिक नाम जैक एक्शन होने वाला था। हालांकि किसी ने उनसे टिप्पणी की कि नाम बेवकूफ़ी भरा था। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि उनका वास्तव में नाम क्या है, तब वह घबरा गए और कहा, क्रिस जेरिको। 13 उन्होंने जेरिको नाम जर्मन पावर मेटल बैंड हेलोवीन के एक एल्बम वॉल्स ऑफ जेरिको से लिया। 10 जेरिको और स्टॉर्म ने एडम कोपलैंड, एज, जेसन रेसो, क्रिश्चियन और टेरी गेरिन, राइनो के साथ उत्तरी मैनिटोबा के दौरे में टोनी कोंडेलो के लिए काम किया। 6 इस जोड़ी ने कैलगरी के कैनेडियन नेशनल रेसलिंग अलायंस (CNWA) और कैनेडियन रॉकी माउंटेन रेसलिंग (CRMW) में भी कुश्ती लड़ी। फ्रंटियर मार्शल आर्ट्स कुश्ती 1991 से 1992। 1991 में जेरिको और स्टॉर्म ने फ्रंटियर मार्शल आर्ट्स रेसलिंग के लिए सरेन इम्पैक्ट के रूप में जापान में दौरा करना शुरू किया, जहां उनकी दोस्ती रिकी फूजी से हुई, जिन्होंने स्टू हार्ट से प्रशिक्षण भी लिया था। कॉन्सेजो मुंडियाल डी लुचा लिब्रे और अन्य मैक्सिकन प्रमोशन 1992 से 1995। 1992 की सर्दियों में जेरिको ने मैक्सिको की यात्रा की और लियोन डियोरो, गोल्डन लायन, एक ऐसा नाम जिसके लिए प्रशंसकों ने ही-मैन, क्रिस पावर और उनकी पसंदीदा पसंद लियोन डियोरो के बीच उनके लिए वोट किया, और बाद में कोराजोन डी लियोन, लायन हार्ट के नाम से प्रतिस्पर्धा की, जहां उन्होंने शुरुआत में नुएवो लियोन में कई छोटी कुश्ती कंपनियों के लिए कुश्ती लड़ी। मार्च 1993 में जेरिको यूनिवर्सल रेसलिंग एसोसिएशन के साथ दिखाई दिए। अप्रैल 1993 में जेरिको ने मेक्सिको के सबसे पुराने प्रमोशन कॉन्सेजो मुंडियाल डे लूचा लिब्रे (CMLL) में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया। CMLL में जेरिको ने सिल्वर किंग, नीग्रो कैसास और अल्टीमो ड्रैगन का सामना किया और दिसंबर 1993 में शुरू हुए NWA वर्ल्ड मिडिलवेट चैंपियन के रूप में 11 महीने के शासनकाल के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सितंबर 1995 में जेरिको ने CMLL के साथ अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की, जहां उन्होंने मेक्सिको सिटी के एरिना कोलिसियो में CMLL वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अपोलो डेंटेस को असफल चुनौती दी। स्मोकी माउंटेन रेसलिंग 1994। 1994 में जेरिको ने जिम कॉर्नेट के अपलाचियन स्मोकी माउंटेन रेसलिंग (SMW) प्रमोशन में द थ्रिल सीकर्स के रूप में स्टॉर्म के साथ फिर से काम किया, जहां उनका मुकाबला वेलडन, द रॉक एन रोल एक्सप्रेस और द हेवेनली बॉडीज से हुआ। कुश्ती और रोमा युद्ध 1994 से 1996। 1994 के अंत में जेरिको ने जेनिचिरो तेनरियू के रेसलिंग एंड रोमास, जिसे बाद में रेसल एसोसिएशन (R) के नाम से जाना गया, वॉर प्रमोशन के लिए द लायन हार्ट के रूप में जापान में नियमित रूप से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। नवंबर 1994 में अल्टीमो ड्रैगन ने उन्हें NWA वर्ल्ड मिडलवेट चैंपियनशिप के लिए हराया, जिसे उन्होंने मैक्सिको में कुश्ती करते हुए जीता था। मार्च 1995 में जेरिको उद्घाटन वॉर अंतर्राष्ट्रीय जूनियर हेवीवेट चैंपियन का ताज पहनने के लिए आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल में गेडो से हार गए। उन्होंने जून 1995 में चैंपियनशिप के लिए गेडो को हराया, अगले महीने अल्टीमो ड्रैगन से हार गए। दिसंबर 1995 में जेरिको ने दूसरे सुपर जेकब टूर्नामेंट में भाग लिया, पहले राउंड में हेजो नाकाजिमा को हराया, लेकिन दूसरे राउंड में वाइल्ड पेगासस से हार गए। 6 1995 में
जेरिको हील स्टेबल फुयुकी आर्मी में शामिल हो गए, जिसमें हिरोमिची फुयुकी, गेडो और जादो शामिल थे, और उन्होंने लायन डू नाम अपनाया। फरवरी 1996 में जेरिको और गेडो ने फाइनल में लांस स्टॉर्म और यूजी यासुराओका को हराकर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक टूर्नामेंट जीता। वे अगले महीने स्टॉर्म और यासुराओका से चैंपियनशिप हार गए। जुलाई 1996 में जेरिको ने वॉर के साथ अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की, जिसमें उन्होंने कंपनी के लिए कुल 24 दौरों में कुश्ती लड़ी। 10 एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग 1996। क्रिस बेनोइट, डेव मेल्टजर और पेरी सैटर्न द्वारा प्रमोटर पॉल हेमन को की गई सिफारिशों और जुलाई 1995 में मिक फोली द्वारा WAR इंटरनेशनल जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए अल्टीमो ड्रैगन के खिलाफ जेरिको का मैच देखने और हेमन को मैच का एक टेप देने के बाद, जेरिको ने फरवरी 1996 में फिलाडेल्फिया स्थित एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग ECW प्रमोशन के लिए कुश्ती शुरू की। अपने दूसरे प्रदर्शन में उन्होंने बिग एप्पल ब्लिज़र्ड ब्लास्ट में रॉब वैन डैम को हराया। जेरिको ने जून 1996 में हार्डकोर हेवन में पिटबुल 2 से ECW वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप जीती। ECW में रहते हुए जेरिको ने टैज, सबू, रॉब वैन डैम, कैक्टस जैक, शेन डगलस और 2 कोल्ड स्कॉर्पियो के साथ कुश्ती लड़ी। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती 1996 से 1999। प्रारंभिक प्रस्तुतियां 1996 से 1997। जेरिको ने 20 अगस्त 1996 को मिस्टर जेल को हराकर WCW में पदार्पण किया, जिसका प्रसारण सैटरडे नाइट के 31 अगस्त के एपिसोड में हुआ। WCW में जेरिको का टेलीविजन डेब्यू 26 अगस्त को मंडे नाइट्रो के एपिसोड में एलेक्स राइट के खिलाफ हुआ, जो एक मैच में बिना किसी प्रतियोगिता के समाप्त हुआ। उन्होंने अपना पेपर-व्यू डेब्यू 15 सितंबर को क्रिस बेनोइट के खिलाफ फॉल ब्रॉल में हारने के प्रयास में किया। 14 अगले महीने हैलोवीन हैवॉक में एनवो के रेफरी निक पैट्रिक के पक्षपातपूर्ण निर्णय के कारण जेरिको क्रूजरवेट चैंपियन 1997 से 1998। 28 जून 1997 को जेरिको ने लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में सैटरडे नाइट्रो लाइव इवेंट में SYXX को हराकर पहली बार WCW क्रूजवेट चैंपियनशिप जीती। इस प्रकार उन्होंने अपने WCW करियर की पहली चैंपियनशिप जीती। जेरिको ने सोमवार नाइट्रो के 28 जुलाई के एपिसोड में एलेक्स राइट से खिताब हारने से पहले बैश एट द बीच में अल्टीमो ड्रैगन के खिलाफ सफलतापूर्वक खिताब का बचाव किया। सैटरडे नाइट के 16 अगस्त के एपिसोड में राइट को फिर से मैच में हराने से पहले जेरिको ने रोर वाइल्ड में खिताब के लिए राइट को असफल चुनौती दी थी। जेरिको ने खिताब को लेकर एडी गुरेरो के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने फॉल ब्रॉल में गुरेरो से खिताब हारने से पहले क्लैश ऑफ द चैंपियंस XXXV में गुरेरो के खिलाफ खिताब का सफलतापूर्वक बचाव। 15 जनवरी 1998 को थंडर के एपिसोड में जेरिको ने एडी गुरेरो को हराकर सॉल्ड आउट में क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टरियो जूनियर के खिलाफ खिताबी मुकाबला हासिल किया। जेरिको ने मिस्टरियो को लायन टैमर के सामने झुकने पर मजबूर करके मैच जीत लिया। मैच के बाद जेरिको ने एक टूलबॉक्स से मिस्टरियो के घुटने पर हमला करके हील बन गया। 15 स्टोरी लाइन में मिस्टरियो को रिंग में वापसी करने से पहले 6 महीने की रिकवरी की जरूरत थी। इसके बाद जेरिको का जुवेंटुड गुरेरा के साथ एक छोटा झगड़ा हुआ, जिसमें गुरेरा ने बार बार जेरिको के क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए एक शॉट का अनुरोध किया, लेकिन जेरिको ने लगातार उसे ठुकरा दिया। इस झगड़े का समापन सुपर ब्रॉल 8-16। इस मैच के बाद जेरिको ने अपने पराजित प्रतिद्वंद्वियों से ट्रॉफी आइटम इकट्ठा करने और रिंग में पहनने की अपनी नौटंकी शुरू की, जैसे कि गुएरेरा का मुखौटा, प्रिंस यूकेया की हवाईयन पोशाक और डिस्को इन्फर्नो का एक हेडबैंड। 1998 में WCW मंडे नाइट्रो की टेपिंग के बाद इसके बाद जेरिको ने डीन मलेंको के साथ एक लंबी दुश्मनी शुरू की, जिसमें जेरिको ने बार बार दावा किया कि वह मलेंको से बेहतर पहलवान है,
लेकिन उसने उससे कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया। तकनीकी कुश्ती में अपनी महारत के कारण मलेंको को द मैन ऑफ 1000 होल्ड्स के रूप में जाना जाता था, इसलिए जेरिको ने द मैन ऑफ 1004 होल्ड्स होने का दावा किया। जेरिको ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि यह पंक्ति एक IWA साक्षात्कार से उत्पन्न हुई है, जिसे उन्होंने एक बच्चे के रूप में देखा था, जहां प्रबंधक फ्लॉयड क्रिएचमैन ने दावा किया था कि लियो बर्क द मैन ऑफ 1000 होल्ड्स के रूप में जाने जाने वाले पहले पेशेवर पहलवान अब द मैन ऑफ 1002 होल्ड्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसके बारे में फ्लॉयड क्रिएचमैन ने कहा कि उन्होंने 2 और सीखे। नाइट्रो के 30 मार्च 1998 के एपिसोड के दौरान मार्टी जेनेटी को हराने के बाद जेरिको ने कागज का एक लंबा ढेर निकाला, जिसमें उनके द्वारा ज्ञात 1004 होल्ड की सूची थी और उन्हें दर्शकों को सुनाया। कई होल्ड काल्पनिक थे और लगभग हर दूसरा होल्ड आर्मबार था। थंडर के 12 मार्च 1998 के एपिसोड में मलेंको ने जुवेंटुड गुरेरा का मुखौटा पहने एक पहलवान को हराया, जो जेरिको लग रहा था। हालांकि नकाबपोश पहलवान वास्तव में लेनी लेन था, जिसे जेरिको ने मैच में आने के लिए रिश्वत दी थी। जेरिको द्वारा लेन को भुगतान करने से इनकार करने के बाद इससे लेन और जेरिको के बीच एक छोटा झगड़ा शुरू हो गया। अनसेंसर्ड में जेरिको ने आखिरकार मलेंको से कुश्ती लड़ी और उसे हरा दिया। स्लैम्बोरी से ठीक पहले जेजे डिलन, जिसे जेरिको जो के नाम से पुकारते हैं, ने क्रूजरवेट बैटल रॉयल का आयोजन किया, जिसके विजेता को तुरंत जेरिको की क्रूजरवेट चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। जेरिको ने इस आधार पर इसे स्वीकार किया कि वह जिससे भी भिड़ेगा वह दूसरा मैच जीतने के लिए बहुत थका हुआ होगा। स्लैम्बोरी में मैच शुरू होने से पहले जेरिको ने अपमानजनक तरीके से प्रतियोगियों का परिचय कराया और फिर कॉफी पीने के लिए मंच के पीछे चले गए। जुवेंटुड गुरेरा द्वारा हाथ मिलाने और फिर खुद को बाहर करने के बाद एक व्यक्ति जो सिक्लोप लग रहा था, बैटल रॉयल जीत गया। विजेता भेष बदलकर लौटे मालेंको थे। WCW के इतिहास में भीड़ की सबसे जोरदार प्रतिक्रियाओं में से एक के बाद मालेंको ने चैंपियनशिप के लिए जेरिको को हरा दिया। 18 जेरिको ने दावा किया कि वह बेल्ट को अपने से दूर करने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध साजिश का शिकार था। उन्होंने सबसे पहले WCW लॉकर रूम को दोषी ठहराया, फिर डिलन, टेड टर्नर को जोड़ा और अंत में एक विग्नेट में उन्होंने वाशिंगटन DC में षड्यंत्र का शिकार साइन के साथ घूमते हुए राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर एक बैठक से खारिज किए जाने के बाद साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप लगाया। आखिरकार मलेंको ने खिताब छोड़ दिया। जेरिको ने द ग्रेट अमेरिकन बैश में मलेंको को हराकर खाली खिताब जीत लिया। जब मलेंको को कुर्सी से जेरिको को मारने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 19 अगली रात मलेंको को उसके कार्यों के लिए निलंबित कर दिया गया। बैश एट द बीच में हाल ही में लौटे रे मिस्टरियो जूनियर, जो अपने घुटने की चोट से उबर चुके थे, ने अभी भी निलंबित मालेंको के हस्तक्षेप के बाद नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में जेरिको को हरा दिया। 20 जेरिको ने अगली रात मिस्टरियो से क्रूजरवेट चैंपियनशिप वापस हासिल कर ली, जब उन्होंने जेजे डिलन को बाधित किया, जबकि डिलन मिस्टरियो को चैंपियनशिप दे रहे थे। जेरिको को फिर से चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। 21 आखिरकार जेरिको ने मालेंको के विशेष रेफरी के रूप में रोर वाइल्ड में एक मैच में जुवेंटुड गुरेरा से निर्णायक रूप से खिताब खो दिया। 22 विश्व टेलीविजन चैंपियन 1998 से 1999। 10 अगस्त को जेरिको ने स्टीवी रे को हराकर वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप जीत ली। स्टीवी रे ने चैंपियन बुकर टी की जगह ली। 23 इसके तुरंत बाद जेरिको ने WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गोल्डबर्ग को बार बार बुलाया ताकि उनके साथ झगड़ा शुरू किया जा सके, लेकिन वास्तव में कभी उनसे कुश्ती नहीं लड़ी। 6 जेरिको ने एरिक बिशॉफ, गोल्डबर्ग और हल्क होगन द्वारा गोल्डबर्ग के खिलाफ पेपरव्यू स्क्वैश मैच में जेरिको को बुक करने से इनकार करने को कंपनी छोड़ने का एक प्रमुख कारण बताया, जिसे जेरिको ने एक बड़ा आकर्षण माना। 30 नवंबर को जेरिको कोनन से वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप हार गए। 24
1999 की शुरुआत में जेरिको ने पेरी सैटर्न के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े में जेरिको और सैटर्न ने विचित्र शर्त वाले मैच शुरू किए, जैसे कि सोल्ड आउट में, जहां जेरिको ने सैटर्न को हारने वाले को ड्रेस पहनना चाहिए मैच में हराया। 25 सुपर ब्रॉल 9 में जेरिको और सैटर्न ने एक ड्रेस मैच में कुश्ती लड़ी, जिसमें जेरिको ने जीत हासिल की। सैटर्न ने आखिरकार अनसेंसर्ड में डॉग कॉलर मैच में जेरिको को हरा दिया। 26-30 जून को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जेरिको ने WCW और कई जापानी दौरों के बीच बारी बारी से काम किया। 27 जेरिको का अंतिम WCW मैच 21 जुलाई को इलिनॉइस के पियोरिया में एक हाउस शो के दौरान हुआ, जहां वह और एडी गुरेरो एक टैग टीम मैच में बिली किडमैन और रे मिस्टेरियो जूनियर से हार गए। WCW से जेरिको के जाने के 15 साल बाद कंपनी के भीतर उनका सबसे प्रसिद्ध प्रवेश संगीत वन क्रेज्ड एनार्किस्ट ने उनके बैंड फौजी के 2014 एल्बम डू यू वाना स्टार्ट ए वॉर के दूसरे एकल को अपना नाम दिया। दोनों ने ऑस्टिन की WWF चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में प्रतिस्पर्धा की। निर्विवाद WWF चैंपियन 2001 से 2002। अगले महीनों में जेरिको द इन्वेजन स्टोरी लाइन में एक प्रमुख शक्ति बन गए, जिसमें WCW और ECW ने WWF से आगे निकलने के लिए सेना में शामिल हो गए। WCW और ECW में पहले प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद जेरिको WWF के पक्ष में रहे। हालांकि जेरिको ने साथ ही WWF सदस्य द रॉक के प्रति ईर्ष्या दिखाना शुरू कर दिया। 11 अक्टूबर को स्मैकडाउन के एपिसोड में नंबर 1 कंटेंडर मैच में जेरिको द्वारा रॉब वैन डैम को हराने के बाद उन्होंने WCW चैंपियनशिप के लिए 21 अक्टूबर को नो मर्सी में एक दूसरे का सामना किया। जेरिको ने नो मर्सी में WCW चैंपियनशिप जीती जब उन्होंने एक नए फिनिशर ब्रेकडाउन 45 को शुरू करने के बाद द रॉक को स्टील की कुर्सी पर पिन किया। इस प्रक्रिया में अपना पहला विश्व खिताब जीता। स्मैकडाउन के 1 नवंबर के एपिसोड में टेस्ट और बुकर टी से खिताब हारने के बाद 44 उन्होंने अपनी दुश्मनी जारी रखी। रॉ के 5 नवंबर के एपिसोड में द रॉक ने WCW चैंपियनशिप हासिल करने के लिए जेरिको को हरा दिया। मैच के बाद जेरिको ने द रॉक पर स्टील की कुर्सी से हमला किया। 18 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में जेरिको ने एक बार फिर द रॉक पर हमला करके विनर टेक ऑल मैचअप में बाहर होने के बाद टीम WWF की जीत को लगभग खर्च करते हुए हील बन गए। इसके बावजूद टीम WWF ने मैच जीत लिया। 9 दिसंबर को वेंजेंस में जेरिको ने द रॉक को वर्ल्ड चैंपियनशिप, पूर्व में WCW चैंपियनशिप और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को अपनी पहली WWF चैंपियनशिप के लिए एक ही रात में हरा। उन्होंने 20 जनवरी 2002 को रॉयल रंबल में द रॉक के खिलाफ 47 और 17 फरवरी को नो वे आउट में ऑस्टिन के खिलाफ खिताब बरकरार रखा। 48 बाद में जेरिको ने 17 मार्च को रेसलमेनिया X8 के मुख्य कार्यक्रम में रॉयल रंबल विजेता ट्रिपल एच से खिताब खो दिया। 49 बाद में जेरिको को उद्घाटन WWF ड्राफ्ट लॉटरी में स्मैकडाउन ब्रांड में शामिल किया गया। 50 फिर वह 21 अप्रैल को बैकलैश में दिखाई देंगे, हॉलीवुड हल्क होगन के खिलाफ ट्रिपल एच के निर्विवाद WWF चैंपियनशिप मैच में हस्तक्षेप करते हुए। उन्हें जल्दी से रिंग से बाहर कर दिया गया, लेकिन ट्रिपल एच मैच हार गए। 51-52 इसके बाद जेरिको ने 2002 किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें उन्होंने एज और द बिग वल्बोव्स्की को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां 23 जून को किंग ऑफ द रिंग में उन्हें रॉब वैन डैम ने हरा दिया। 53 जुलाई में उन्होंने डेब्यू कर रहे जॉन सीना के साथ झगड़ा शुरू किया, जिसमें वे उनसे हार गए। 21 जुलाई को प्रतिशोध। तो दोस्त फैंटेसी फास्ट के अंदर से रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2024 को, और उसके बाद 11 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट में इसे रिलीज़ कर दिया गया था।
और 125 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी जैसा कि मैंने बताया। और सुपर डुपर हिट ये रही थी। इससे पहले भी इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, दोनों हिट थे और ये भी सुपर डुपर हिट हो चुका है। तो इसके पिछले पार्टों के ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।